आपकी कृपा से नहीं, पहले आपको स्पष्ट करना पड़ेगा प्रणाम क्या होता है, स्पेशल प्रणाम क्या होता है, और स्पेशल प्रणाम किन कारणों से कर रहे हैं। कर रहा हूं, बता रहा हूं। प्रश्नकाल चल रहा है, इसलिए आपको उसको साबित करना पड़ेगा। सर, आपकी कृपा से ये अभी मुझे जानकारी मिल रही है 10:30 बजे। सर इधर देखिए ना, ये मेरे प्रश्न के उत्तर जो आपकी कृपा से आज स्थानांतरित किया गया है, 10:30 बजे जवाब मेरे कक्ष में दिया गया। चाहता हूँ आपकी कृपा कैसे मेरे पर बरसती है, आज वो देखना है हुजूर कि मुझे करना क्या है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में चूंकि व्यवस्था का प्रश्न होता नहीं है, लेकिन विधानसभा की दृष्टि से देखा जाए यदि, तो विधानसभा के अंदर में यदि जानकारी किसी भी माननीय सदस्य को दी जाती है तो ये विधानसभा की दृष्टि से उचित नहीं है, चाहे किसी भी पक्ष के द्वारा दी जाए। और इसलिए व्यवस्था तो आप देंगे इसमें, लेकिन जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है वो सही कहा है, विधानसभा के लिए उचित नहीं है ये। विधानसभा आपने 1 हफ्ता पहले निर्देश दिया था इस बात का। आज मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके विभाग के प्रश्नोत्तर हेतु श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री को अधिकृत किया है। मैं व्यवस्था देता हूँ बैठने। मेरे द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2025 को राजस्व विभाग से संबंधित विधानसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 3 क्रमांक 226 का उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त प्रश्न को विभाग के प्रश्नों से संबंधित आगामी तिथि के प्रथम प्रश्न के रूप में ले जाने का निर्देश दिए थे, परंतु राजस्व विभाग से उक्त प्रश्न का उत्तर आज सभा के बैठक के पूर्व प्राप्त हुआ है, जो अत्यंत खेदजनक है। मैं संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित करता हूं, सभी विभागों को सूचित करें कि शासन के समस्त विभाग विधानसभा के संबंधित प्रश्नों के उत्तर सर्वोच्च प्राथमिकता पर छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 46(1) के अपेक्षानुसार निर्धारित समय पर देना सुनिश्चित करें। अब यदि आप चाहते हैं कोई प्रश्न करना तो इसको आगे बढ़ाया जाए, नहीं फिर उसकी अलग व्यवस्था दूंगा। सर इसको तो मैं देख ही नहीं पाया हूँ ना, इतने सारे पेज हैं। आप कम से कम 1 हफ्ते का और समय दे दीजिए, जो भी इनका अगले हफ्ते के प्रथम प्रश्न का जो अवसर मिलेगा, या तो इसमें हमें आधा घंटे की चर्चा दे दीजिए। अगले सप्ताह फर्स्ट पहले प्रश्न के रूप में ले लिया जाएगा, ठीक, ताकि आपको पर्याप्त समय मिले। उसके पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अब इस पे नहीं होगा फिर। नहीं, इस पे नहीं बोल रहा हूँ। मेरे उत्तर आने के पहले विभाग द्वारा अखबार को चला जाता है कि इसको सस्पेंड कर दिए, इसकी जांच कर दिए, तो इस तरह से बातें ना हो कि वो अगले प्रश्न में जब आएगा तो आप उठा लें। श्रीमती संगीता सिन्हा क्रमांक 1। अगले हफ्ते कर लेंगे इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आज बहुत खुश थी कि आज मुख्यमंत्री जी से मेरा क्वेश्चन है तो उत्तर मिलेगा करके मुख्यमंत्री जी से। आपको पूरा उत्तर मिलेगा जी। मेरे देने से खुशी नहीं हो रहा है क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि, और मुख्यमंत्री जी ने उत्तर में दिया है कि 2021-22 से 2024-25 यानी लगभग 4 वर्षों तक बालोद जिले में किसी मछुआ समिति को केज आवंटित नहीं किया गया है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय जी, वर्ष 2021-22 से 2025 तक बालोद जिले में कुल कितने केज कल्चर स्वीकृत प्रदान किया गया है और केज कल्चर स्वीकृति हेतु किन किन प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोद जिला में सन 2021-22 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक 39 केज कल्चर हेतु स्वीकृति प्रदान किए गए हैं और जिसमें 92 आवेदन प्राप्त हुए थे और 53 अभी लंबित हैं, उन पर अभी प्रक्रिया चल रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, केजों के भौतिक सत्यापन किनके द्वारा किया जाता है और इसमें क्या सब्सिडी जारी करने के लिए भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है?
जी हाँ, स्वीकृति अनुदान देने से पहले भौतिक सत्यापन किया जाता है। इसको समय समय पर जो मछुआ निरीक्षक हैं या उप संचालक स्तर के अधिकारी हैं उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है। और अभी तक इन 2021-22 से अभी तक माननीय 31 जनवरी तक माननीय अध्यक्ष महोदय 7,74,00,000 रुपए अनुदान दिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय महोदय जी से कि क्या जिले में पूर्व वर्षों में बिना सत्यापन के कोई अनुदान राशि जारी किया गया है, ये मामला आया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की किसी भी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है कि बिना भौतिक सत्यापन के उसका अनुदान राशि का भुगतान किया गया हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये मेरे जिला बालोद का मामला है। पूर्व में जो अधिकारी है वो अपने रिश्तेदार और अपने पत्नी के नाम पे केज कल्चर का राशि लिया है अध्यक्ष महोदय जी, और साथ में बिना भौतिक सत्यापन किए जो सब्सिडी जारी कर दिए, आवंटन कर दिए। ये इस मामले का अध्यक्ष महोदय जी शिकायत आपको प्राप्त हुआ है और आप जांच भी चालू कर चुके हैं, लेकिन जांच कोई अच्छे से नहीं कर रहे, बस सीमित ऐसी जांच की प्रक्रिया बस आप बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, ये बहुत गंभीर मामला है, जिला को लेके ये मामला है, 6 करोड़ राशि के गबन का मामला है। तो मैं महोदय जी से निवेदन करती हूँ, आपके पास वो आया है संज्ञान में, अधिकारी आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपा करके उसमें आप कार्रवाई करेंगे क्या? उस अधिकारी जो अपने पूरे परिवार के नाम पे केज कल्चर का वो किए हैं, आवंटन किए हैं, और राशि भी निकाल लिया गया है अध्यक्ष महोदय जी बिना भौतिक सत्यापन पे, तो क्या उस अधिकारी पे उचित कार्रवाई करेंगे एफआईआर दर्ज करके? जो गबन की राशि है वो गबन की राशि क्या उनसे निकलवाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शिकायत की बात कही है वो शिकायत सही है, और उस समय के तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन ने अपनी पत्नी के नाम से 19,20,000 रुपये का सब्सिडी जो है आहरित किया है। चूँकि अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन शासन के नियमानुसार निर्देशक संचालनालय द्वारा सेवानिवृत्त तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन के विरुद्ध आरोप पत्र जारी हो गए हैं। ये 3 मार्च 2025 को माननीय अध्यक्ष महोदय जारी किया जा चुका है, और इसमें जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनेगा निश्चित रूप से उस पर जांच होगी और कार्यवाही भी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये बहुत गंभीर मामला है, इसको सिर्फ जांच कर देने ये बोलने से उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय जी। ये 6 करोड़ का मामला है, जो लोगों को, जनता को प्राप्त होना चाहिए, उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ अध्यक्ष महोदय जी। ये अधिकारी अगर खुद ही काम करने लगे, अपने रिश्तेदार, अपनी पत्नियों को काम दिलाने लगे, तो जनता का क्या होगा? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, पत्नियों को मतलब उस अधिकारी के पत्नी, उस अधिकारी कई पत्नी है क्या? पत्नी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अभी महोदय जी से यहाँ घोषणा करवाना चाह रही हूँ कि इसमें तुरंत कार्रवाई एफआईआर दर्ज किया जाए, और जो शासकीय राशि है, गबन हुआ है, उसको आप वसूली करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसमें शिकायतकर्ता कुंवर सिंह निषाद जी ने शिकायत भी किया था, और चूंकि इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के धारा 316 के तहत उसमें कोई शासकीय व्यक्ति अपने शासकीय पद पर रहते हुए अपने परिवार के नाम से लाभ नहीं ले सकता। उस नियम के तहत उस पर जांच भी चल रहा है, और मैंने बताया कि उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, और मामला 19,20,000 के माननीय अध्यक्ष महोदय 6 करोड़। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास पूरा आदरणीय जी आपको जवाब आ गया। कुंवर अध्यक्ष जी, एक मिनट, आप क्वेश्चन को पढ़े होंगे, उनकी मंशा आप समझ रहे हैं। वो किसी एक मामले में जांच चाहते हैं, 3 बार आप उठे, 3 बार बैठे, आखिरी में बोलते हैं हाँ वो अधिकारी ऐसा किया है। अरे उसी को एक बार में आप बता दो ना भाई कि वो अधिकारी गड़बड़ किया है, जांच करा रहे हैं और उसमें कार्रवाई करेंगे। यही बताइए ना, कितने दिन से जांच चल रही है और क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कितने दिन से जांच चल रही है? 19 लाख अगर कोई अधिकारी निकाल लिया अपनी पत्नी के नाम से, तो ये कब की घटना है?
कितने समय से इसमें जांच चल रही है और अभी तक के क्यों कार्रवाई नहीं हुई, बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर जो है 1/6/2024 को शिकायत हुई है और शिकायत पर जांच जो है 3 दिन बाद ही चालू हो गया है, 4/6/2024 को। और उस पर जो जांचकर्ता अधिकारी जो उप संचालक मछली पालन जिला रायपुर के द्वारा जांच भी किया गया और जांच की प्रतिवेदन 24/7/2024 को पेश भी कर दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इतना जल्दी से ये सब हो रहा है क्योंकि ये शासकीय प्रक्रिया होते हैं, किसी के ऊपर ऐसे FIR भी नहीं किया जा सकता है। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बिना सत्यापन के 19 से लेके 24 और उसके बाद आप बोल रहे हैं जल्दी। 19 में आप बता रहे हैं कंप्लेंट दर्ज हुआ और 24 तक के आपके पास रिपोर्ट नहीं आई है। उसको रिटायर होने का मौका दिया गया। क्या है अध्यक्ष महोदय? और फिर 19 माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 से 24 के मामले में आपको तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए ना। 19 से 24 का मामला है, सख्त कार्रवाई करना चाहिए, थोड़ा घोड़ा दौड़ाना चाहिए तेज। एक सेकंड माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में यह भी एक आपकी जानकारी चाहिए कि जिस दिन की घटना है और आरोप पत्र उसके रिटायर होने के बाद दिया गया क्या? उसको 25 में जारी किया गया बोले हो आप उत्तर में, तो उसके रिटायर होने का इंतजार किया गया क्या? और ये घटना कई बार शासन के उत्तरों में आती है कि अब वो रिटायर हो गया, जब भी ऐसा मामला आता है तो क्या रिटायर होने का इंतजार किया जाता है कि ऐसे मामलों में जो पकड़ में आती है तो रिटायर हो जाए तो कोई वसूली कार्यवाही नहीं होगी कर? माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला पिछले सरकार का था, हमारी सरकार होती तो जांच। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, तो माननीय मैं मंत्री इसमें कार्रवाई ऑब्जेक्शन करिए देती ना, हूँ। तो पिछले सरकार मामला किसी भी शासन काल का हो, मामला किसी भी शासन काल का हो, कार्रवाई होना चाहिए अध्यक्ष महोदय जी। जवाब संगीता जी, 1 तारीख को जून में 1 जून 2024 को शिकायत मिलता है, उसके 2 दिन बाद 4 को हम जांच चालू कर देते हैं। इससे स्पीड क्या हो सकता है काम? ठीक है, इससे तीव्र जांच क्या हो सकता है कि 2 दिन में ही हमने जांच कमेटी गठित करके जांच करने हेतु कहा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शिकायत मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को एक सभा में जब मेरे समाज का कार्यक्रम था उसमें मैंने दिया था 8 महीना पहले। और उसी प्रकरण में राजनांदगांव में तत्कालीन सहायक संचालक के ऊपर FIR होता है, कार्रवाई हो जाती है, सेम प्रकरण है। लेकिन हमारे जिला में जब यही बातें आती हैं और वो 8 महीना 9 महीना ये 10वां महीना जारी है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, न उसके ऊपर कोई FIR होता है। और जो अपने परिवार के नाम से 192 केज कल्चर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो है 192 केज कल्चर को अपने परिवार 72 108 मनीष बंजारे के नाम से और 48 विद्या बंजारे के नाम से, ऐसे करके वो पूरे अपने परिवार के नाम से केज कल्चर को स्थापित करवाता है। और लगभग 3,45,60,000 रुपये की सब्सिडी वो तत्कालीन सहायक संचालक RK बंजारे, मैं सीधा नाम भी लेता हूँ, बिना भौतिक जो अपने परिवार के नाम से देता हूँ, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। मैं समझता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी वसूलना चाहिए उससे राशि जिन्होंने हमारे जैसे मछुआरे समाज के समिति को आज वो रोजी पे रखा है, काम पे रखा है, और आज केवल उसका नाम है और सारा संचालन उनके परिवार के द्वारा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपसे संज्ञान लेता हूँ और इसमें कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर FIR होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए और वसूली भी होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कड़ी कार्रवाई अभी तक हाँ एक उनके पत्नी के नाम से ही शिकायत मिला, लेकिन आप बता रहे हैं कि और कई लोगों के नाम से लाभ लिया है, तो निश्चित रूप से जो मछुआरा समाज है उनके हितों की रक्षा करते हुए इसकी विस्तृत जांच की जाए और जो इसमें दोषी होंगे उससे जुड़े हुए उनके संपत्ति से वसूला भी जाएगा। अगर ऐसा ठीक है, बोल तो दिया, पूरा बता दिया भाई। धर्मलाल को माननीय अध्यक्ष जांच के लिए और क्या कर लेंगे? FIR दर्ज हो के उस राशि की वसूली किया जाए। वो तो बोल रहे जांच के बाद जो तथ्य माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि उनके जांच पूरी हुई नहीं है, ये जो बता रहे हैं उसके आधार पे और जांच कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच किया उसमें क्या आपको क्या रिजल्ट आ गया? माननीय अध्यक्ष, जांच की बिंदु सीमित इसी में प्रश्न माननीय जांच की बिंदु सीमित थी आपकी? माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इनका जो कुंवर सिंह निषाद जी का माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो शिकायत था उनके पत्नी विद्या बंजारे के नाम पर लेकर था, लेकिन अभी सदस्य बता रहे हैं कि और रिश्तेदार के नाम पे लिए हैं। मनीष बंजारे, विद्या बंजारे, परमजीत, नावेद मिर्जा, जांच होता है तो पूरे बिंदु पे जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब जो शिकायत है उसी के आधार पर जांच हो जाएगा, क्योंकि इसी शिकायत के आधार पे राजनांदगांव के सहायक संचालक के ऊपर FIR हुई थी, कार्रवाई हुई थी।
आप अगर जांच करते हैं तो सारे बिंदु पे जांच होनी चाहिए ना। आप क्या सिर्फ जो शिकायत हुआ है उसी पे जांच करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसे जांच करा रहे हैं ये लोग? आपके जांच अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में तो सिर्फ जो उन्होंने पत्नी का नाम लिख लिया तो सिर्फ आप पत्नी के नाम पे जांच करेंगे, बाकी लोगों को भी जांच नहीं करेंगे कि उस पूरे एपिसोड में क्या क्या हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि आपने जांच में क्या क्या पाया। देखिए, जांच चल रही है उसमें, और जांच के आधार पर आरोप पत्र भी दाखिल किए गए हैं, और उसका जांच का विस्तृत रिपोर्ट आपको चाहिए तो भी हम उपलब्ध करा देंगे। उपलब्ध कराने की बात नहीं है। मेरे पास महोदय, हमारे तो माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि लगातार उनके अलग अलग परिवार के लोगों के नाम से उन्होंने ये काम किया है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ पत्नी के नाम से किया है। तो आप बता दीजिए कि आपको जांच में क्या मिला? आपने जांच करवाया ना, तो जांच में आपको क्या मिला उसमें? और 3 साल से अभी तक उसके लीज की राशि भी जमा नहीं हुई माननीय अध्यक्ष महोदय। 3 साल से उसकी लीज की भी राशि जमा नहीं हुई। जांच पर उसके पत्नी के नाम से 19,20,000 का सब्सिडी लेना पाया गया है, और अगर आशंका है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इसको छुपाने का काम कर रही है सरकार। कोई छुपाने से माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उसको निष्पक्ष जांच किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें सभी की लिस्ट है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 108, 36, 198, 56, 48, 72 इतने लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए अध्यक्ष महोदय जी। सिर्फ पत्नी से काम नहीं होगा, आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा चलता है, अगर हमारे 2 सदस्य इसको उठा रहे हैं तो आप निर्देशित करिए कि विभाग इस पर पूरी जांच करे और निष्पक्ष तरीके से जांच करे। चलिए, निष्पक्ष और पूरी जांच कराइए। 192 केस दर्ज है केवल उनके परिवार के नाम से। समय सीमा निर्धारण करेंगे, अगले सदन तक इसका उत्तर लाइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा निर्धारण करेंगे कि कब तक आप करके देंगे। हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे समय सीमा बता दें। इसको जल्द से जल्द करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में बहुत हो गया। चिंता है वो सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी प्रश्न आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जांच होता है तो एक समिति गठित कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समिति गठित कर दे और हम लोग भी शामिल करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में केस कल्चर में धमतरी का प्रश्न है। अध्यक्ष पूरा महोदय, प्रश्न है, सुन लीजिए। शासकीय जमीन का माननीय अध्यक्ष महोदय जी, है, ठीक है, देख लेंगे। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आवंटन हुआ, तो आवंटन होने के बाद में उसको निरस्त किया गया, तो इसको निरस्त करने का क्या कारण है, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक ने जानकारी चाहिए है कि जो भूमि अलॉट हुई थी और उसके निरस्त होने के क्या कारण हैं। अमलीडी में रामा बिल्डकॉन को जमीन आवंटित किया गया था, जो शासन के पुराने प्रचलित नियम थे उनके हिसाब से उसको आवंटित किया गया था। लेकिन जुलाई में शासन की नीति में बदलाव आया मंत्रिपरिषद में, जिसमें पुराने जो भूमि आवंटन के नियम थे उन सभी नियमों को निरस्त कर दिया गया, चूँकि उनको आवंटित हुआ नहीं था पूर्ण रूप से। केवल आवंटन की कार्यवाही के लिए सेक्रेटरी से कलेक्टर को गया था, और आवंटन में कई शर्तें के तहत दिया गया था कि उसको मत परिवर्तन कराना है। उन्होंने समय सीमा में मत भी परिवर्तन नहीं कराया, और मंत्रिपरिषद का निर्णय भी आ गया कि जो पुराने जितने प्रक्रियाधीन हैं सबको निरस्त किया जाता है, तो उस आदेश के तहत भी वो निरस्त हो गया। निरस्त हो गया, चलिए आगे पूछ लीजिए। निरस्त होने की बात नहीं है। और क्या चाहते हैं? मैं इसमें उस समय का जो आपने जो रेट में उनको दिया है, दोनों खसरा नंबर के ज़मीन, और उस समय का बाजार का रेट क्या था, ये बताएंगे क्या? कितना अंतर आ रहा है उसमें? देखिए, शासन की जो दर है, शासन की जो निर्धारित दर है उसके हिसाब से ज़मीन का अलॉटमेंट कई शर्तों के तहत उनको दिया जाता था। बाजार रेट मूल इसमें मामला यह है अध्यक्ष महोदय, चराई की ज़मीन को किसी को अलॉटमेंट किया ही नहीं जा सकता।
और उसके बाद भी जानबूझ करके अलॉटमेंट किया गया सरकार के द्वारा। 9 करोड़ की राशि उनसे जमा कराई गई और कम से कम उसका जो मूल्य मेरा नहीं है, इन्हीं का दिया हुआ है कि मीटर उसका कितना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से 29 करोड़ रुपए कम से कम, और नहीं तो 56 करोड़ रुपए की राशि उनको पटाना था। 9 करोड़ रुपए में मात्र उनको आवंटित किया गया। ये जो अधिकारी उस पर प्रतिवेदन बनाए, सिफारिश उसका किए कि इसको दिया जाना चाहिए, आपने निरस्त किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और आज वर्तमान में क्या स्थिति है, जो निरस्त करने के बाद में ये जमीन उनके नाम पे है कि शासकीय रिकॉर्ड में वो दर्ज हो गई है शासन के नाम पर, और दूसरा जो अधिकारी ने ये कार्रवाई की उनके खिलाफ में आप कार्रवाई करेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि वो ज़मीन जो है रामा बिल्डकॉन को आवंटित ही नहीं हुआ है और न ही वहाँ उनके द्वारा पैसा पटाया गया है। वो प्रक्रिया में था, उन्होंने एक भी पैसा नहीं पटाया है, न उसको डिमांड लेटर भेजा गया है। तो ज़मीन अभी भी शासन के नाम पे ही है, वो किसी के नाम पे हस्तांतरित नहीं हुआ है। ये जवाब है अध्यक्ष महोदय। मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था, आप नाम लिए हैं। खसरा नंबर 233/1, 233/5, 3.6740 घास बंजारा भवन सब स्टेशन बना है। शेष भूमि रामा बिल्डकॉन को राज्य शासन के द्वारा बंटन किया गया ना, तो आपने उनके नाम में चढ़ा दिया, ये आपके जवाब में है। तो चढ़ा दिया, तो मैं ये पूछ रहा हूं, आज वो जमीन शासन के नाम पर अंकित है कि उनके नाम पर अंकित है? किसके नाम में अंकित है? शासन के नाम में है कि नहीं? शासन के नाम पे है अध्यक्ष महोदय, उनको आवंटित ही नहीं किया गया है, न पैसा पटाया गया उनके द्वारा। ये जवाब आप देख लीजिए ना। नहीं, इनका जवाब ये आ गया कि आवंटन की कार्यवाही कलेक्टर इनका जवाब है, मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूं। मैं ये पैसा पटाने की बात नहीं है इसमें। या तो इसको आप पढ़ लीजिए और ये बोलिए कि मैंने गलत दिया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। उनका निर्धारण किया था। आप ये स्वीकार कीजिए कि मैं असत्य जानकारी दे रहा हूं। नहीं, जानकारी क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं नहीं पूछूंगा अध्यक्ष महोदय। ये जवाब इनका है। अभी बोल रहे हैं वो ठीक है कि ये जवाब दिया है वो ठीक है, इस बात को मंत्री जी बताएं। अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा न ही कोई राशि पटाई गई है, न ही उनको जमीन को अलॉटमेंट किया गया है। जमीन आज देख लीजिए शासन के नाम पे है और उस जमीन के अलॉटमेंट की प्रक्रिया को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। परिशिष्ट 1 में पृष्ठ नंबर 2 आप देख लीजिए। मैं मंत्री जी से केवल ये जानना चाह रहा हूं कि आपने ये जो लिख करके दिया है वो ठीक है कि अभी आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है? इसमें असत्य कौन सा है? आप इसका जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका आवंटन स्वीकृति कलेक्टर के द्वारा होता है जब राशि पटाया जा चुका है, जब पटाया जाता है तब। कलेक्टर के द्वारा न ही उसका राशि लिया गया है, न संबंधित पक्ष के द्वारा पटाया गया है। इनका आवंटन के आदेश को ही शासन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है और जमीन जो है अभी भी शासन के नाम में है, उसके रामा बिल्डकॉन के नाम पे नहीं है। प्रक्रिया चल रही थी आवंटन की, लेकिन मंत्रिपरिषद का निर्णय आया कि पुराने जो शासन के जो प्रचलित नियम है उसको निरस्त किया जाता है उसके तहत। और चूंकि कई शर्तों के अधीन दिया गया था कि मत परिवर्तन कराएंगे, ये कराएंगे, तो किया नहीं, इसके तहत वो निरस्त हो गया। भूमि जो है शासन के नाम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने निरस्त किया ये पूछ नहीं रहा हूं मैं। पहले पूछ लिया कि निरस्त क्यों किया, आपने बता दिया किसके कारण निरस्त किया। मैं तो आप जो बोल रहे हो बंटन नहीं किया। चलो मैं पढ़ के बताता हूं, एक बार पढ़ के बता दिया, आप सुन लो थोड़ा सा। घास चराई भूमि बंजारा भवन सब स्टेशन बना है। शेष भूमि रामा बिल्डकॉन को राज्य शासन के द्वारा बंटन किया गया है। दूसरा, आप ये जो बोल रहे हैं कि पहले पैसा पटाएगा फिर बंटन किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। बंटन पहले किया जाएगा फिर उसके आधार पर उसको पैसा पटाया जाएगा, आदेश यही होता है। और आप उसको अभी जो नकार रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि उस अधिकारी के खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे, आप सुनिश्चित करो उसको। ये लिखा है और पढ़ लो आप इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय,
उस भूमि के आवंटन हेतु कलेक्टर के द्वारा उसको डिमांड लेटर दिया ही नहीं गया है। उसके राशि कलेक्टर के द्वारा किया होगा, कमिश्नर के द्वारा किया होगा, उसके एसडीएम के द्वारा किया होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। आपने गलत किया, उसको आपने स्वीकार किया और गलत करने के बाद में उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे? नहीं, आवंटन की प्रक्रिया में कहीं पे कोई गलती नहीं हो, जो प्रचलित नियम है उसके हिसाब से किया गया था। बाद में मंत्री का जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवंटन का जवाब नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा गया है, मंत्री जी का जवाब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसमें जो लिखा गया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक मिनट मोती लगे, कि आपने जो बंटन किया गलत तरीके से उसको बंटित किया गया है। जो अधिकारी ने किया है सरकार को डार्क में रख करके किया गया है, मैं ये बोल सकता हूं, यदि आपके जानकारी में नहीं है तो अंधेरा में रख करके किया गया है। उस अधिकारी के खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे? मतलब सरकार का जमीन है, अफरा तफरी करोगे आप? 56 करोड़ रुपए जमीन को 9 करोड़ में आप दे दोगे? इनकी शिकायत, और केवल एक मामला नहीं है, प्रक्रिया में एक मामला नहीं है ये। एक मिनट, प्रक्रिया में जो भी गलती होगी उसकी जांच करा के माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई कर लें। आवंटन की प्रक्रिया में कहीं कोई गलती नहीं किया गया है, अनियमितता नहीं की गया है। प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रिया आवंटन की होती है, और ये आवंटन पहले बार नहीं किया गया है। शासन ने छत्तीसगढ़ बनने से पहले भी मध्य प्रदेश के समय से आवंटन समय समय पे किए हैं और प्रक्रिया के तहत किए हैं। तो शासन के जो प्रचलित नियम है उसी के तहत इसको आवंटन की कार्रवाई की गई थी। हो गए बहुत प्रश्न। नहीं, एक मिनट नहीं, उसमें जो मामला आना चाहिए, सरकार के जमीन को अफरा तफरी जो हो रहा है, मामला ये है, कौन व्यक्ति है उससे मतलब नहीं है, कौन संस्था है उससे मतलब नहीं है। मतलब सरकार के जमीन को किसी के नाम में कितने पैसा लेकर के आप चढ़ा दोगे, जब मन आएगा तो आप निरस्त कर दोगे। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, ये जो संशोधन की बात करते हैं, हमने मान लो किसी को आज कॉलेज के लिए जमीन दी है, कल आपके नियम में परिवर्तन होगा तो कॉलेज की जमीन निरस्त कर दोगे क्या? आप नहीं कर सकते उसको। एक बार आपने आवंटित किया है तो नियम के तहत किया है, आप बाद में संशोधन करोगे तो संशोधन के नियम बाद में लागू होगा, आपका पहले वो नियम लागू नहीं होगा। वैसे में तो जितना सरकार ने आवंटित किया है सारे आपके ध्वस्त हो जाएंगे कि आपके नियम में परिवर्तन हो गया, इसलिए सबको आपको तोड़ना पड़ेगा, निरस्त करना पड़ेगा। ये गलत तरीके से असत्य जानकारी दे रहे हैं मंत्री जी। और मैं फिर बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से सरकारी जमीन का बंदरबाट हुआ है, ये एक प्रकरण नहीं है, मैं अनेक प्रकरण ला करके दे दूंगा। इसमें जो जवाबदार अधिकारी है उनके खिलाफ में मंत्री जी पूरे जांच कराएं और जांच करा के क्या कार्रवाई करेंगे और कितने दिन के अंदर में करेंगे वो सुनिश्चित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे क्षेत्र का मामला है और इस विषय में मैंने ही संज्ञान लिया था, आवेदन मैंने ही दिया था कि उपयुक्त जमीन का कॉलेज निर्माण के लिए, महाविद्यालय के लिए आवश्यकता है करके, और माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया और जैसे मंत्री जी ने जवाब दिए हैं कि इनको निरस्तीकरण किया गया ऐसा करके। लेकिन दिक्कत इस बात की, माननीय वरिष्ठ सदस्य अभी प्रश्न रख रहे थे कि इसमें परिशिष्ट 1 में पेज 2 में उनके नाम में दर्ज है ऐसा जमीन का उल्लेख किया गया है। तो एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको आवंटित ही नहीं हुआ है, दूसरी तरफ यह है कि रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। ये कैसे संभव है माननीय अध्यक्ष महोदय? प्रश्न इस बात का। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ विधायक कह रहे थे कि इस आदेश के तहत पूर्व के जो आवंटन आदेश कैसे निरस्त हो जाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि पुराने सरकार में 19, 20, 22 में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, भूमि स्वामी हक प्रदान करने संबंधी निर्देश परिपत्र जारी किया गया था। राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, भूमि स्वामी हक के प्रदान करने संबंधी पूर्व में जारी संदर्भित निर्देश प्रपत्रों को निरस्त किया जाता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस बीच में जितने प्रक्रियाधीन थे या किसी का पैसा भी पट गया था उसका भी आदेश निरस्त किए, उसके पैसा को लौटाया गया है। कई प्रकरण ऐसे भी हैं क्योंकि ये आदेश जो है प्रभावशील हो गया, तो इसी के तहत वो भी आदेश जो है निरस्त हुआ है। चलिए, इंद्र कुमार साहू, क्रमांक 3। इंद्र कुमार नहीं। प्रश्न क्रमांक 4, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। प्रश्न क्रमांक 5, श्रीमती शेषराज हरवंश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वन मंडल रायपुर में
श्री कुंवारा देव महिला स्व सहायता समूह संचालित नहीं हैं। इसी आधार पर प्रश्न के सभी भागों के उत्तर के लिए उत्तर दिया गया है कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूँगी कि माननीय मंत्री जी का उत्तर पूरी तरह से असत्य है। मेरे पास इस बात की पर्याप्त शासकीय दस्तावेज है जिनसे प्रमाणित होता है कि श्री कुंवारा देव महिला स्व सहायता समूह इंदिरा निकुंज माना रोपिणी वन मंडल रायपुर में संचालित है और शासकीय रोपिणी के भूमि और भवन में है तथा वन विभाग का एक फॉरेस्ट गार्ड इस संस्था का सचिव भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं दस्तावेज प्रस्तुत करूं। के लिए प्रश्न करिए, दस्तावेज तो देंगे बाद में। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस दस्तावेज के अवलोकन के बाद क्या जवाब देंगे, मैं उनका जवाब जानना चाहूँगी। चलिए जवाब देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी है मैंने हमारे सदस्य को उपलब्ध कराई है और विभाग ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर वर्तमान में या पूर्व में भी कोई ऐसी हमारे वहाँ पर स्व सहायता समूह के माध्यम से कोई इस तरह की योजना संचालित नहीं है। और आप जो कह रहे हैं तो एक बार आप उसका दस्तावेज दीजिए, मैं उस पर जानकारी लेकर के उसमें वो करवाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, जानकारी आप दे देंगे तो उसकी जांच करा लेंगे। आप दस्तावेज दे देंगे। और कोई प्रश्न? माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला समूह की आड़ में प्रतिवर्ष 50 लाख से 1 करोड़ तक के घोटाले वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी करते हैं। महिला समूह के खाता भी है इस दस्तावेज में और ऑडिट भी होता है। यह तथ्य भी वन मंडल के डीएफओ के संस्थान में है, ये संज्ञान में है। ये सारे दस्तावेज माननीय मंत्री जी को मैं भेज रही हूँ। इसमें माननीय मंत्री जी दस्तावेज का ही अवलोकन कर लें, उसके बाद बताएं। चलिए आप दस्तावेज भेज दें, वो जांच करा लेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, कविता प्राण लहरे जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मोर बिलाईगढ़ विधानसभा में जितना भी हायर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, एमा शासकीय लैपटॉप दे गे रही से, लेकिन अध्यक्ष महोदय एला पुनः वापस मांग लेगी से। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एला का बर वापस मांगिस, अगर वापस मांगिस तो कौन कौन से विद्यालय में ओकर उपयोग करेगी माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019-20 में भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो स्कूलों में ऑनलाइन निविदा कर स्मार्ट क्लास व आईसीटी लैब स्थापित करने हेतु ये लैपटॉप और कंप्यूटर लगाए गए थे और उनमें से इनके विधानसभा क्षेत्र में 71 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी और अन्य स्कूलों में लगाया गया था। और चूंकि शासन के फिर भारत सरकार के नियमानुसार उसमें छात्रों की संख्या, दर्ज संख्या और शिक्षकों की स्थिति, उसके अनुसार जो है जो ज़्यादा संख्या में लैपटॉप और वो लगे थे उन विद्यालयों से फिर दूसरे विद्यालयों में लगाया गया और उन लैपटॉप को ये बिलासपुर संभाग के 26 स्कूल, बस्तर संभाग में, ऐसे ही रायगढ़ में, कुछ कोरिया में, मुंगेली में, ऐसे करके 99 स्कूलों में उसको और स्थानांतरित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के कहना है सत्र 2021 में भारत शासन द्वारा स्वीकृति सूची में संशोधन करत करत कुछ ही विद्यालय ला निरस्त करे गए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ वो कुछ ही विद्यालय के लिए भारत सरकार द्वारा योजना है, तो भारत सरकार के का पास लैपटॉप कमी रही से जो कुछ ही विद्यालय ला निरस्त करेगी से का स्वीकृति हुए बच्चा मन ला कितना तकलीफ होत होही। ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसे सौतेला व्यवहार हमारे छत्तीसगढ़ के साथ भारत सरकार का बर करे जाते। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन रहता है और उसको राज्य सरकार ही उसको क्रियान्वित करती है। और जैसा कि 2019-20 की बातचीत है, मैं किसी सरकार के ऊपर नहीं करना चाहूँगा, परंतु जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जितना लैपटॉप देना था, जैसे मैं उदाहरण के लिए इनके बिलाईगढ़ विधानसभा के 1-2 स्कूल को कोड कर देता हूँ।
जैसे हाई स्कूल भिनोदी वहाँ 3 गया था और 1 को वापस लिया गया, 2 वहाँ शेष है। ऐसा नहीं है कि पूरा वहाँ खाली कर दिया गया। उसी प्रकार से भंडोरा 3 था, वहाँ पे 1 वापस लिए, 2 अभी भी शेष है। और उन लैपटॉप को अन्य स्थानों पर जैसे बस्तर क्षेत्र हैं, सरगुजा क्षेत्र हैं, ऐसे तमाम क्षेत्रों में उनको भेजा गया। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये निरस्त करेगी से तो किस आदेश के तहत ये निरस्त करेगे ही, मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी आपसे। ये तो भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसके आधार पर राज्य सरकार का जो शिक्षा विभाग है वो परीक्षण करके उसको वापस किए हैं। आदेश की कॉपी आपको मैं अलग से उपलब्ध करा भी दूंगा। चलिए ठीक, वो किस आदेश पर की है। क्रमांक 7 सुशांत शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आप सबसे निवेदन है, मोर बिलाईगढ़ विधानसभा के बाबा गुरु घासीदास जी के तपोभूमि गिरधपुरी माँ बाबा जी के मेला लगे है, इस सदन ला पूरा न्योता देता हूँ आप सब बाबा और बाबा जी के आशीर्वाद लेवा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तारांकित प्रश्न क्रमांक 1188 के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए है और जो माननीय मंत्री जी का जवाब आया है वो अपने आप में बड़ा विसंगतिपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का सर्पलोक कहा जाता है जशपुर, और पिछले 3 वर्षों में यानी 22, 23 और 24 में वहां पर मौतें हुई हैं 96, और बिलासपुर जैसा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र और मौतें हुई हैं 431। इस प्रश्न के माध्यम से मेरा स्पष्ट विषय है कि पूर्ववर्ती सरकार में व्यापक तौर पर मुआवजे का एक भ्रष्टाचार का रैकेट संचालित हो रहा था राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिली भगत पर। अब इसी प्रश्न में जवाब आया है, बिलासपुर में 17 करोड़ 24 लाख का मुआवजा दिया गया है और जसपुर में 3 करोड़ 84 लाख रुपए का। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन मरीजों को फर्जी मुआवजे के आधार पर एक रैकेट के माध्यम से भुगतान किया गया, क्या उसकी जांच कराई गई है? अगर कराई गई तो कौन दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई क्या की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक का कथन है कि फर्जी प्रकरण बना, साहब फर्जी था कि आदमी फर्जी था? चलिए जवाब दीजिए। फर्जी प्रकरण बना करके ये आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा का वितरण किया गया है। ये पहली बार ये जानकारी में आया। अगर ऐसा होगा वाकई में कि फर्जी प्रकरण बना करके शासन के करोड़ों रुपया को मुआवजा के रूप में लिया गया, ऐसा जानकारी उनके पास हो तो दे, निश्चय ही ये जांच करने लायक विषय है और जांच करवाएंगे। जानकारी दे दें आप। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैंने स्पष्ट पूछा जांच कराई गई क्या, क्योंकि पूर्ववर्ती समय में शिकायतें हुई हैं। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार की विसंगतिपूर्ण अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के व्यापक नजरियाई, यानी जसपुर जैसे जिले जहां पर विसंगतिपूर्ण सर्पलोक कहा जाता है, वहां 96 मौतें होती हैं और यहाँ पर 400 से ऊपर। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरा बात, जो बात ये कह रहे हैं ये इन्हीं के जवाब में उल्लेखित है कि राजस्व का अधिकारी सीएमओ से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का जानकारी मांगता है और सीएमओ उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बगैर डॉक्टर के प्रतिवेदन के विरुद्ध जाकर उसको सत्यापित करते हैं। ये राजस्व के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिली भगत में लगभग करोड़ों का घोटाला है और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इसकी सचिव स्तरीय जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुआवजे का प्रक्रिया ही यही है, जैसे सर्पदंश से कोई पीड़ित है, हॉस्पिटल गए, सर्पदंश से मृत्यु हो गई तो स्वास्थ्य विभाग से प्रमाण पत्र के आधार पे राजस्व विभाग के द्वारा उनको मुआवजा दिया जाता है। जैसे बताया कि इस तरह की शिकायतें मिली है क्या कि फर्जी प्रकरण बना करके आहरण करने का, तो अभी तक से मेरे जानकारी में इस तरह की शिकायत नहीं मिला है और हमारे माननीय सदस्य के पास शिकायत है तो इस शिकायत को मुझको दे, मैं निश्चित रूप से इसका मैं जांच कराऊंगा और जो कार्रवाई करते बनेगा उसमें कार्रवाई करेंगे। दूसरे अधिकारी को अध्यक्ष महोदय, मैं वो जांच के बारे में नहीं पूछना चाहता, वो तो माननीय सदस्य पूछ लिए हैं। जरा मैं पूरे सदन के लिए जानकारी चाहता हूँ
अपने लिए भी चाहता हूँ, पूरे प्रदेश के लिए भी, कि फर्ज करिए कि दूरस्थ कोई वनांचल में कोई व्यक्ति को सांप काट लिया, तो वहाँ से शुरू करके आप बताइए कि उसकी मौत के बाद तक के क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा, क्या क्या प्रमाण रखना पड़ेगा, किसके किसके सर्टिफिकेट लगेंगे, कौन से फोटोग्राफ्स लगेंगे, कौन सी रिपोर्ट पीएम की मानी जाएगी, कब मानी जाएगी, कहाँ से मानी जाएगी, तब उसको 4 लाख रुपया मिलेगा। इसकी एक सामान्य प्रक्रिया बता दीजिए। आप कल्पना कर लीजिए कि आप बस्तर के किसी बहुत घने जंगल में हैं जो कि पीएससी से 50 किलोमीटर दूर है, तो आप कल्पना करके बताइए कि सांप काटने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा और किन किन परिस्थितियों से किन किन विषय वस्तु को निपटाते हुए 4 लाख पाने की उसके परिवारजनों को पात्रता होगी, ये जरा बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्पदंश इनके इलाज के लिए जो वैक्सीन है प्रायः सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध रहता है, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में। जब किसी को सर्पदंश होता है तो उसको तत्काल पीड़ित परिवार या गांव वालों के द्वारा, जिनके भी सहयोग से, उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में उसका इलाज होता है, समय पे पहुंच जाते हैं तो उनका इलाज हो जाता है और इलाज होने के बाद बच जाता है। यदि पहुंच नहीं पाते, समय अभाव या साधन के कारण, तो रास्ते में ही मौत हो जाती है, या अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के दौरान, तो उनका सर्टिफिकेट जो है स्वास्थ्य विभाग ही देता है कि इनकी मौत कैसे हुई, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट के अनुसार उनका मुआवजा का प्रकरण बनता है, जो राजस्व विभाग, कलेक्टर और एसडीएम के थ्रू पीड़ित पक्ष को मिलता है। स्वास्थ्य विभाग कैसे देता है अध्यक्ष महोदय? मैं तो यही पूछ रहा हूँ अध्यक्ष जी। मान लीजिए तरे गांव के जंगल में किसी को सांप काटा, बोरला लाते तक के या तो वो जिंदा रहेगा तो उसको एंटी स्टेनिंग क्या एंटीवेरिन इंजेक्शन लगाएंगे तो बच सकता है। मान लीजिए मर गया, तो वहाँ जहाँ पर जिस स्पॉट पे सांप काटा है वहाँ से क्या क्या प्रमाण चाहिए जो अस्पताल में आते तक के हमको बताना पड़ेगा कि ये सांप काटने से इसकी मौत हुई है, सांप काटने से मौत हुई हो? तो कुछ भी बोल देंगे कि ये सांप काटने से नहीं है। नहीं तो बताइए ना, वहाँ पर गांव में कुछ पंचनामा होता है क्या, पटवारी या सरपंच या अन्य से, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के बाद ही माना जाता है क्या? तो यही तो जानना चाहिए, ताकि लोगों को कम से कम जो आप मदद दे रहे हैं उसके बारे में तो हम बता सकें। वो तो मालूम है हर ब्लॉक पीएससी में वो एंटी रेबिक और एंटी स्नेक वो रहता है। तो ये बताइए ना कि एक व्यक्ति को बहुत दूरस्थ अंचल में कोई मर गया सांप काटने से या घायल हो गया, तो वहाँ पहुँचते तक अगर जिंदा है तब तो कोई बात नहीं, 4 लाख का मामला ही नहीं है। मर गया तो 4 लाख कैसे मिलेगा? मर गया तो 4 लाख कैसे मिलेगा, इसको बता दीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके। पीएम रिपोर्ट में आएगा कि कैसे उसकी मृत्यु हुई, उस रिपोर्ट के आधार पे उनका प्रमाण पत्र बनेगा, फिर उसकी मुआवजा। अध्यक्ष महोदय जी, एक छोटा सा मेरा धर्मजीत सिंह जी जवाब गलत पूछ डाले, वो ठेकेदारों से संपर्क करना पड़ेगा जो इसमें प्रशिक्षित होते हैं। परंतु मेरा विषय स्पष्ट नहीं हुआ। मैं इसमें कलेक्टर के द्वारा और एसडीएम के द्वारा मुआवजा देने का विषय है। तो मैं फिर आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं, क्या इस पूरे विषय की सचिव स्तरीय जांच कराएंगे क्या? मैं तो वही बात कह रहा हूं कि वो 4 लाख कैसे मिलता है उसको बताइए। मैं गलत नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी आप अपना पूछ के उनको बता दीजिए। महोदय जी एक छोटा प्रक्रिया पूछ रहा हूँ। एक छोटा सा इसमें मेरा सवाल था महोदय जी, अभी विषय आया कि सर्पदंश से मृत्यु के बाद में जो मुआवजा मिलेगा, लेकिन विषय ये भी आता है कि कभी स्थिति ये होती है कि इलाज में जो देरी होती है, तो स्थिति ये है कि जिला चिकित्सालय में ही, जैसे कि आपने कहा कि सब जगह उसकी दवाइयाँ उपलब्ध है, वैक्सीन, लेकिन सिर्फ जिला चिकित्सालय में दवाइयाँ उपलब्ध होती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है। तो जो पहुँचने की जो दूरी है तो वो भी मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। तो यही निवेदन करना चाहूँगी महोदय जी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी सर्पदंश की जो वैक्सीन है, जो दवाइयाँ हैं, उपलब्ध है, ताकि जाने जिला अस्पताल की जो दूरी है वो जाने से बचे और मुआवजे की ज़रूरत ही ना पड़े, उनका समय पे इलाज हो जाए और वो दिक्कत ही ना आए आगे। ठीक, 1 मिनट, इसका जवाब टंकराम जी नहीं दे पाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य विषय का उनको जानकारी नहीं होगा। भावना जी, हमारे सभी जिला चिकित्सालयों में सर्पदंश के लिए जो एंटी वेनम इंजेक्शन है
वो उपलब्ध हैं। इसके अलावा CHC और PHC जहां प्रभावित है, मैं दावे से कह सकता हूं कि सभी नहीं, जगह ऐसा है। कहीं ऐसा अगर नहीं ऐसा हो तो केस मुझे ऐसा बता केस दीजिए। आया है महोदय जी, इसलिए मैं बोल रही हूँ, चलिए, एक मृत्यु हो हुई गया, है जवाब इंदौरी दीजिए। ग्राम में, आप जांच भी आप- करवा ले चाहे तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछ लीजिए। पूरे छत्तीसगढ़ में नागलोक के नाम से या सर्प के नाम से जो पहचान है वो जसपुर जिले और तपकरा की है। लेकिन प्रश्न के माध्यम से मुझे आश्चर्य लगा कि 4 गुना ज़्यादा पार कर गए बिलासपुर। वहाँ 100, यहाँ 400 से ज़्यादा लोग सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो पहचान बदल रही है 527 निश्चित रूप से आश्चर्य का विषय है। अब उसके लिए जो मुआवजा दी गई है उस विषय में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ सब। उसमें केवल ये है कि सारे लोगों का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, और सारे लोगों का पोस्टमार्टम होने के बाद में उसका कोई लिख के दे उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई यदि बोले सांप के काटने से मर गया, वो प्रमाणित नहीं है। उसका केवल यही है, यदि उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो मुआवजा की राशि उसको नहीं मिलेगा। लिख करके देंगे तो भी संभव नहीं है। उसमें यही है कि उसका पहले पंचनामा करेंगे, पंचनामा करने के बाद में उसमें लिखा जाएगा कि कहाँ पर उसको सांप काटा गया है, किस अंग को काटा गया है, और उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम होगा। जो डॉक्टर उसमें पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगा वो फाइनल रिपोर्ट है, जो मेरी जानकारी जितना मुझे समझ है। तो आश्चर्य का विषय यही है, मैंने कहा कि बिलासपुर सर्पलोक का पहचान छत्तीसगढ़ में जो बदल गई है। तो माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो मुआवजे की राशि सब जो दी गई है, हमारे सम्माननीय विधायक सुशांत शुक्ला जी ने जो प्रश्न किया कि उसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ, कुछ ये नहीं है, तो उसमें सभी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि नहीं आया, और उसके बाद में उसकी मुआवजा की राशि दी गई है, और यदि बिना पोस्टमार्टम के दी गई है तो उस विषय में कुछ होगा तो मंत्री जी बताएंगे थोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो आंकड़े के हिसाब से जो शिकायत की है कि बिलासपुर में बहुत ज़्यादा संख्या है जबकि नागलोक जसपुर में होना चाहिए संख्या, और उन्होंने बताया कि मेरे पास कुछ प्रमाण हैं, शिकायत के आधार हैं कि फर्जी प्रकरण बने हैं, फर्जी भुगतान हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि वो जो उनके पास शिकायत हैं, प्रमाण हैं, वो हमको दे दें, हम उसकी पूरी कार्रवाई पूरी इस पे हम जांच कराएंगे। मंत्री जी, मैंने कहा बेसिक उसका 2 चीज, एक पंचनामा और दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सभी का पोस्टमार्टम हुआ है कि नहीं हुआ है, इतना आप उसको सुनिश्चित करा लो ना जी। बाकी वो देंगे नहीं देंगे उसके ऊपर छोड़ दो। आपके पास में सारा रिकॉर्ड है, वो कहाँ से रिकॉर्ड लाएंगे आप? आप उसको ये बताइए कि सभी का पोस्टमार्टम हुआ है, उसके आप केवल जांच करवा लो। इस बार उतने का आप जांच करा लो। इन प्रकरणों का जो बिलासपुर में 431 मुआवजा वितरण हुआ है, इसका एक बार जांच कराएंगे। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा मुआवजा दिया जाता है। मैं फिर मांग कर रहा हूं कि चूंकि कलेक्टर की जांच बाबू तो नहीं कर सकता ना, तो मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं माननीय मंत्री महोदय से, क्या इस पूरे प्रकरण की जांच सचिव स्तर से कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में आप जो भी मामला गड़बड़ दिख रहा है उसको बिल्कुल जांच कराइए, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में कई मामले ऐसे हैं जिनको जानबूझकर रोका जा रहा है। पीएम रिपोर्ट होने के बाद फिर कलेक्टर उसको बिसरा के लिए भेज देते हैं, अननेसेसरी लंबा खींच जाता है 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। तो ऐसे प्रकरणों पे भी आपसे निवेदन है कि उन प्रकरणों को जल्दी करा दीजिए। और ऐसे हमारे रायगढ़ जिले में 3-4 प्रकरण हैं जो पिछले 1.5-2 साल से अटके पड़े हैं। तो आपसे निवेदन है कि उन प्रकरणों को दिखवा के उसमें जो भी मुआवजा की राशि जो सही है, जो गलत है उस पर बिल्कुल नहीं, लेकिन जो सही है उसको जल्दी मिल जाए। अंबिका मरकाम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछी थी, जिसमें 674 शराब दुकानें संचालित है, जिसमें 420 दुकानें कैशलेस है। शेष 254 शराब दुकानों में नगद बिक्री की जा रही है। बाकी 254 शराब दुकानों को कब तक कैशलेस की जाएगी, ये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को जानकारी भी दी है और उन्होंने जानकारी को पढ़ा भी है, 674 में
420 दुकानों में जो कैशलेस सिस्टम चालू है और जो बचे हुए शेष 254 शराब दुकान हैं उनको हम लोग जल्द ही प्रक्रिया के तहत ले रहे हैं, ताकि हमारी आपसे भी ज़्यादा चिंता है सरकार की कि वो कैशलेस हो जाए, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर वैसे भी हमारा प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी का विशेष जोर है। माननीय मंत्री जी, 254 शराब दुकान को कैशलेस जल्द की जाएगी आप कह रहे हैं, इतने दिन तक क्यों नहीं की गई? जब 420 दुकानें कैशलेस है तो 254 को क्यों नहीं किया गया और कब तक की जाएगी, ये मैं पूछ रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको हमारी सरकार आने के बाद हमने इसको बड़ा निर्णय लिया है और आज खुशी का विषय है कि 60% को हम लोगों ने कैशलेस कर लिया है, लेकिन एक साथ 100% कैशलेस करने से लोगों को दिक्कत भी ना हो, इसलिए दोनों सुविधाएं भी जारी रखे हैं। बाकी आपके लिए मैं बता देता हूं, खुशी की बात है कि आपके विधानसभा में 6 दुकान हैं और 6 में 6 दुकान में कैशलेस हैं। आपके लोग चाहे नकदी ले सकते हैं या कैशलेस ले सकते हैं, दोनों। श्रीमती भावना माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं आपको तो ध्यान कैशलेस कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र मगरलोड क्षेत्र की बात बता रही हूँ माननीय मंत्री जी, कि रोड के ऊपर भरदा में एक दुकान है जिसको मैंने कई बार हटाने के लिए वहाँ पे बात कलेक्टर महोदय से, आबकारी अधिकारी से भी रखी, लेकिन आज पर्यंत तक वहाँ से दुकान हटा नहीं है, क्योंकि बच्चे वहीं से स्कूल आना जाना करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहती हूँ कि इस दुकान को तत्काल दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाए, जिससे बच्चे प्रभावित ना हो। चलिए ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हालांकि ये प्रश्न उससे उद्भूत नहीं है, परंतु माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी, इतना महत्वपूर्ण विषय है, कैसे प्रश्न सुनिए ना माननीय, लेकिन है। आपकी चिंता है, स्कूल की बातचीत है, तो मैं निश्चित रूप से विभाग को उसको देखकर अगर आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से चेंज करा दूसरे जगह। श्रीमती भावना वोहरा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सवाल जनसंपर्क विभाग से है और मुझे जो जवाब में एक लाइन आई है उसको मैं पहले पढ़कर कहना चाहूँगी। जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज़ पोर्टल का पंजीकरण नहीं किया गया है। प्रचार प्रसार की सुविधा की दृष्टि से न्यूज़ पोर्टल का इनपैनलमेंट किया गया है। तो महोदय जी, पहला ये सवाल मेरा यही है कि जो पंजीकृत अगर नहीं किया गया है तो इसको इनपैनल करने के लिए क्या मापदंड इसके तय किए गए हैं जनसंपर्क विभाग के द्वारा? एक बार रिपीट करिए फिर से। सवाल के जवाब में आया है, जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज़ पोर्टल का पंजीकरण नहीं किया जाता, प्रचार प्रसार की सुविधा की दृष्टि से न्यूज़ पोर्टल का इनपैनलमेंट किया जाता है, तो इसका इनपैनल करने का क्राइटेरिया क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इनपैनलमेंट करने के लिए एक विस्तृत इसकी गाइडलाइन है और इसमें टेंडर भी निकाले जाते हैं और उसके आधार पर इनपैनलमेंट किया जाता है और उसके पूरे सर्कुलर विस्तार से है। बोलेंगे तो मैं माननीय सदस्य को उसको उपलब्ध भी करा दूंगा। महोदय जी, 243 पोर्टल को इनपैनल किया गया, तो क्या 243 टेंडर निकाले गए हैं इसमें? 243 जो हैं इनपैनल्ड किए गए हैं, पंजीकृत नहीं हुआ है, लेकिन विभाग से 243 इनपैनल्ड किए गए हैं, तो क्या 243 टेंडर निकाला गया है इसमें? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर में परिशिष्ट में इनमें उपलब्ध भी है। ये 243 जो हैं वो टेंडर के माध्यम से सभी को निकाले गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे पत्रिकाएं या स्थानीय अखबार होते हैं जिनको उनके रेट के आधार पर विज्ञापन उपलब्ध कराया जाता है। क्या मापदंड है? अगर किसी को विज्ञापन हम दे रहे हैं, उसका मापदंड क्या है वो बता दीजिए। जो मेन आधार मापदंड होता है माननीय अध्यक्ष महोदय,
जो इनपेनलमेंट हैं उनके यूजर्स की संख्या और रीच के आधार पर संचालनालय स्तर पर अधिकतम 50,000 रुपये तक का मासिक विज्ञापन स्वीकृत किया जाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कितना है, कितने लोग देख रहे हैं। ऐसे चलिए ठीक, अच्छा जवाब। अध्यक्ष महोदय जी, इसी में अगली लाइन में पढ़ना चाहूँगी। इसमें विज्ञापन नियमावली 2019 संशोधित 2020 के अंतर्गत विज्ञापन स्वीकृत किए जाते हैं और पिछले एक वर्ष में इसमें कोई भी नियमावली में न बदलाव और संशोधन दोनों नहीं किया गया। तो महोदय जी, मेरे हाथ में जो जवाब मुझे आया है उसी से मेरा प्रश्न है, अगर हम 2023 और 24 का जो विज्ञापन या जनसंपर्क विभाग के जो अगर आप खर्चे देखेंगे, अलग अलग जैसे डिजिटल समाचार पोर्टल का 67 करोड़, उसके बाद समाचार पत्रों का 147 करोड़, टीवी चैनलों का 140 करोड़ और रेडियो स्टेशन का लगभग 5 करोड़ 29 लाख के आसपास है, जो टोटल 360 करोड़ का 23 और 24 का इसका जो मुझे डिटेल दिया गया ये है। और वहीं अगर 24 और 25 की हम बात करें, क्योंकि कोई बदलाव नहीं हुआ था, संशोधन नहीं हुआ है, तो 24-25 का जो आउटकम जो आता है जो टोटल तो 134 करोड़ है। तो महोदय जी, ये जो अंतर है 2023-24 का 360 करोड़ और 24-25 का 134 करोड़, तो इन दोनों में विसंगतियाँ क्यों हैं? क्या इसकी जांच होगी, क्या इसका ऑडिट होगा कि किस आधार पे ये विज्ञापन जो है, क्योंकि एक वर्ष जहां 136 है वहीं 23-24 में इसका डबल से भी ज़्यादा है, तो क्या कारण है और क्या अगर इसमें कोई विसंगति दिख रही है तो क्या इसकी जाँच होगी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो व्यय की आंकड़ा है ये अभी वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, ये जनवरी तक का है, अभी फरवरी और मार्च का भी आना शेष है। तो निश्चित रूप से इस वर्ष में भी उसमें विज्ञापन में जब 10 महीनों में उसका आधा भी खर्चा नहीं हुआ तो अगले 2 महीनों में कैसे संभव है कि वो आंकड़ा आप टच कर जाएंगे? 360 करोड़ मतलब लगभग आप 134-140 करोड़ फिर से अगले 2 महीने में संभव नहीं है। और ये जो 23-24 का महोदय जी, जो 23-24 का मैं बताना चाहूँगी, ये पुरानी जो सरकार थी उनका मुझे लग रहा है, मैं एकदम कंफर्म नहीं इसलिए मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हम जो अंदाज लगा रहे हैं वो उसी 23 और 24 के आंकड़े जो कांग्रेस के कार्यकाल के थे शायद तभी के हैं। तो क्या इस पर जाँच होगी क्या? क्योंकि महोदय जी विषय ऐसे आए हैं, अगर समाचार पत्रों की बात करें या होर्डिंग्स की बात करें, हुआ ये था जो हमारे पास शिकायतें आती हैं कि लगभग 3 महीने के लिए होर्डिंग्स के लिए या समाचार के लिए अनुबंध किया गया और सिर्फ जो विज्ञापन दिए गए या जो होर्डिंग्स लगी वो सिर्फ 1 महीने के लिए लगी। मतलब जो 2 महीने की बकाया जो पैसा था, किराया था, वो उनको किस आधार पर दिया गया? अगर 3 महीने किसी होर्डिंग हम लगाते हैं, पेमेंट 3 महीने का हुआ, होर्डिंग सिर्फ 1 महीने के लिए लगी, तो जो पेमेंट है उसमें विसंगतियां हैं और ये साफ दिख रहा है कि 2023-24 और 24-25 मतलब ये अंतर दोनों में दिख रहा है और स्पष्ट है कि इशारा हम किस ओर करें। तो मैं यही चाहूँगी कि चूंकि डबल से भी ज़्यादा राशि है तो क्या इसकी जाँच होगी, क्या इसकी ऑडिट होगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही जिनाइन प्रश्न उठाया है। ये पिछले 1 साल में जो खर्च हुआ है पिछले 10 महीने में उसका लगभग आधा या 55% के आसपास है, लेकिन सिर्फ आंकड़ा के आधार पर सिर्फ 1 मिनट शेष है, क्या जांच होगी क्या? ये आप बता दीजिए, क्या इसका ऑडिट होगा, क्या इसकी जांच होगी? क्योंकि ये सरकारी